एपिसोड 18। इस समय तियान चोन वास्तव में डर गया था। फैंग चेन ने वास्तव में कभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, वह हमेशा अपनी जादुई शक्तियों का परीक्षण करता रहता था। असंभव, धोखा मत दो, वह दहाड़ा। लेकिन अगले ही पल फैंग चेन की आभा बढ़ गई। एक बढ़ती हुई राक्षसी ऊर्जा ने आसपास के वातावरण को हिला दिया। वह भयानक राक्षसी ऊर्जा कांपती है, एक अशांत नदी की तरह। ये तियान चोन को घेर लेती है। तियान चोंग ने फैंग चेन की देवताओं और राक्षसों की छवियों को देखा, जैसे कि उसने देवताओं और राक्षसों को विशाल ब्रह्मांड में उसका तिरस्कार करते देखा हो। फैंग चेन ने अपने हाथ में तलवार उठाए और देवताओं और राक्षसों की बची हुई छवि भी। तुम इस तलवार से मर सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह क्षण भर में वहां से गायब हो गया। तियान चोंग के सामने फिर से प्रकट हुआ। उसके हाथ में काली तलवार अत्यंत मजबूत राक्षसी ऊर्जा के साथ फट गई। उसे नीचे गिरा दो। धमाका। उसी समय तियान चोंग के हाथ में जादुई तलवार जादुई ऊर्जा को निगलने से संतुष्ट लग रही थी। अचानक एक भयानक राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी। तियान चोंग बहुत खुश था। आखिरकार सब ठीक हो गया। उसके लिए अभी भी उम्मीद है। तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम योग्य नहीं हो, वह दहाड़ा। अपनी तलवार घुमाओ और काट डालो। लेकिन उसे यह जानकर बहुत डर लगा कि वह अपनी तलवार नहीं चला सकता। जादुई तलवार को देखकर मैंने पाया कि वह संघर्ष कर रहा है। कार्रवाई करने से मना कर दिया। एक पल में तियान चोंग की आत्मा बाहर आ गई और दहाड़ते हुए बोली, तुम गद्दार हो। इस राक्षसी तलवार ने वास्तव में तियान चोंग को धोखा देने का फैसला किया, क्योंकि इसे फैंग चेन की राक्षसी ऊर्जा पसंद थी और उसने तियान चोंग को तब फंसाया जब वह सबसे अधिक खतरे में था। राक्षस तलवार के प्रतिरोध के कारण तियान चोंग सबसे बुनियादी बचाव करने में भी असमर्थ हो गया और फैंग चेन ने एक तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। धमाका। सिर्फ वही नहीं, यहाँ तक कि उसके पीछे 100 फीट ऊंचे पेड़ भी, वे सब फैंग चेन की तलवार से नष्ट हो गए। तियान चोंग का भौतिक शरीर एक पल में 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और राक्षसी तलवार के हमले से लगातार नष्ट हो रहा था। उसने फैंग चेन को घूरते हुए अपनी जान देने से पहले भारी स्वर में कहा, मेरा भाई मेरा बदला लेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर तुरंत बिखर गया और राख में गायब हो गया। केवल जादुई तलवार और एक भंडारण थैला ही बचा। फैंग चेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि तियान चोंग ने अभी क्या कहा। उसने स्टोरेज बैग को एक तरफ रख दिया और जादुई तलवार को अपने हाथ में पकड़ लिया। जिस क्षण वह तलवार फैंग चेन के हाथ में आई, जादुई तलवार हल्की सी कांपने लगी। उसकी सांस रुक गई तथा उसने आत्मसमर्पण व्यक्त किया। लेकिन फैंग चेन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। बिना किसी उतार चढ़ाव के पीले रंग की 5वीं श्रेणी दानव भक्षी तलवार। यह अपने उपयोग के लिए अन्य लोगों की ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। यह आध्यात्मिक है और आसानी से अपने स्वामी के खिलाफ हो सकती है। इस तलवार को पकड़ते समय उसे इस तलवार के बारे में सारी जानकारी होती है। मालिक को काटना बहुत आसान है। अभी तलवार असामान्य थी, जिसके कारण तियान चोंग विरोध करने में असमर्थ था। ईमानदारी से कहूं तो मैं तुम्हें बहुत पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम राक्षस ढाल की अपेक्षा भगवान को काटने की अधिक संभावना रखते हो, फैंग चेन ने सीधे कहा। और उसी समय तलवार दानव से संबंधित राक्षसी ऊर्जा ने राक्षस भक्षण तलवार के खिलाफ दबाव डाला। राक्षस भक्षी तलवार कांप रही थी, प्रतिरोध करने का साहस भी नहीं कर रही थी। फैंग चेन ने फिर कहा, हालांकि मुझे अभी तलवार की जरूरत है, लेकिन याद रखना, एक बार जब तुमने विद्रोह कर दिया तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। काली तलवार नश्वर स्तर के केवल 9वें स्तर पर थी और अब वह उसके प्रदर्शन का समर्थन नहीं कर सकती थी। दानव भक्षी तलवार हल्की लाल रोशनी के साथ चमकती है, जो ये संकेत देती है कि वह कभी विद्रोह नहीं करेगी। ये देखकर फैंग चेन ने अपनी तलवार रख दी। धन्यवाद धन्यवाद। ... फैंग चेन के पीछे से एक नाजुक आवाज सुनाई दी। फैंग चेन ने पलटकर देखा तो डोंग जियान कांप रहा था और अपना सिर नीचे कर रहा था। फैंग चेन को अपनी ओर देखते देख उसका चेहरा और भी भयभीत हो गया और वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फैंग चेन की अभी अभी भगवान और दानव की छवि का दिखना बहुत भयानक था। अगर उसने तियान चोंग को नहीं मारा होता तो डोंग जियान पलटकर भाग जाता। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा। वह उत्साह बढ़ाने के 6ठे स्तर पर थी और उसकी प्रतिभा औसत थी। उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? फैंग चेन के कोमल शब्दों को देखकर डोंग जियांग ने राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने ये सुना तो वह उदास हो गई। मेरे माता पिता मर चुके हैं
और मेरे चाचा और ताऊ भी अभी अभी उस आदमी के हाथों मारे गए। डोंग जियान का कोई घर नहीं है। फैंग चेन चुप हो गया और फिर पूछा, आपकी योजना क्या है? डोंग जियान ने भ्रम में अपना सिर हिलाया। ये देखकर फैंग चेन ने धीरे से आह भरी और कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे पीछे आओ। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप अपने आप जा सकते हैं। उसने दूसरे पक्ष को जीवित रहने का एक रास्ता देने की योजना बनाई। अगर उसने उसकी उपेक्षा की तो ये लड़की लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। उसे उसके मालिक ने तब उठाया था जब वह पिताहीन और मातृहीन था। ये लड़की भी उसी स्थिति में थी और फैंग चेन इतना निर्दयी नहीं हो सकता था। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, डोंग जियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ये देखकर फैंग चेन ने बकवास करना बंद कर दिया। तो चलो चलें। डोंग जियांग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। तुरंत ही फैंग चेन ने डोंग जियांग के साथ वानजियांग वन छोड़ दिया और अंततः मेंग परिवार की ओर चल पड़ा। ग्रीन सिटी पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे समृद्ध शहरों में से एक है और उसका नियंत्रक शीर्ष परिवार मेंग परिवार है। ये कहा जा सकता है कि पूरे शेंडोंग क्षेत्र में तियानेल दिव्य संप्रदाय को छोड़कर बहुत कम लोग हैं जो इसकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन ग्रीन सिटी में हाल ही में कुछ हलचल हुई है और इसका कोई और कारण नहीं है। मेंग परिवार के पूर्वज युद्ध में मारे गए और मेंग परिवार का मुखिया गंभीर रूप से बीमार था। मेंग परिवार की वर्तमान स्थिति इन दो लोगों के अस्तित्व के कारण है। एक बार वे गिर गए तो मेंग परिवार निश्चित रूप से डूब जाएगा। यहाँ तक कि विनाश की भी संभावना है। फैंग चेन और डोंग जियांग ने शहर में प्रवेश किया और इससे पहले कि वे कुछ कदम आगे बढ़ते, दो आकृतियां तेजी से प्रकट हुईं। ये लोनची और हान बिंगक्सिन थे। फैंग केकिंग, ये सचमुच तुम हो? लोनची ने अविश्वास से फैंग चेन को देखा। ग्रीन सिटी में आने के बाद उसे हमेशा लगता था कि फैंग चेन के लिए राक्षसी रसातल से बाहर आना असंभव है और अगर वह ताओवादी क्षेत्र में प्रवेश भी करता है तो वह केवल मर जाएगा। उसने मूल रूप से मेंग यू के परिवार के विवाह भोज शुरू होने पर वापस जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि फैंग चेन वास्तव में शैतान के रसातल से जीवित बच निकलेगा। अगर यह बात फैल गई तो निश्चित रूप से दुनिया को झटका लगेगा। हान बिंगक्सिन भी हैरान था। वह पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सके, अतिथि फैंग, आपने ये कैसे किया? फैंग चेन को इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि दोनों यहाँ थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहले कोई जगह ढूंढ लेते हैं, मैं इस बारे में बात करूंगा। तभी दोनों को याद आया कि वे अभी भी सड़क पर हैं और यहाँ इन चीजों के बारे में बात करना अच्छा नहीं है। इसलिए वे एक रेस्तरां में आए और दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में बैठ गए। शराब और भोजन परोसे जाने के बाद लोनची ने फिर से पूछने से खुद को नहीं रोका, अतिथि फैंग, क्या हो रहा है? फैंग चेन ने डोंग जियान को मेज पर रखे मांस के व्यंजनों को घूरते हुए देखा, इसलिए उसने उससे कहा कि वह खा सकती है। उसे ध्यान से खाते हुए देखने के बाद उसने बस लांची और अन्य लोगों के सवालों का जवाब दिया। जहां तक दानव रसातल में घटित हुई घटना का प्रश्न है, उसने उसे छुपाने का निर्णय लिया। लेकिन फिर भी लोनची और अन्य लोग अभी भी हौंफ रहे थे। विशेष रूप से फैंग चेन दानव रसातल में हिंसक राक्षसी ऊर्जा का विरोध करने में सक्षम था, जिससे दोनों बार बार आश्चर्यचकित हो गए। लांची ने प्रशंसा करते हुए कहा, फैंग केकिंग वास्तव में बहादुर और साधन संपन्न है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। ये तो बस किस्मत है, फैंग चेन ने विनम्रता से कहा और फिर पूछा, तो मेंग परिवार की स्थिति क्या है? मेंग परिवार के बारे में बात करते हुए लोनची ने असहाय होकर कहा, मेंग परिवार अब थोड़ा घबरा गया है। अब उन्होंने जनता को इनाम देने की पेशकश की है। जब तक आप मेंग परिवार के मुखिया मेंग तियानहुआन को बचा सकते हैं, आपको 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन का इनाम मिल सकता है। फैंग चेन ने ठंडी हवा की सांस ली। 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन, यह एक शीर्ष परिवार होने के योग्य है। ये वास्तव में समृद्ध है। मेंग याओ कहाँ है? उसने फिर पूछा। हान बिंग ने सोचा, मिस मेंग 3 दिन पहले यूजिया सिटी गई थी। यू और मेंग परिवारों ने तारीख तय कर ली है। शादी आधे महीने में होगी। आधा महीना, यह उनकी अपेक्षा से अधिक तीव्र है, लेकिन सौभाग्य से अभी भी समय है। लेकिन वह जानता है कि वह अकेले ये सब कभी नहीं रोक सकता। इन दो विशालकाय लोगों के खिलाफ जाना तो दूर की बात है। यदि केवल एक ही आशा है तो वह है मेंग परिवार का गंभीर रूप से बीमार मुखिया। उस समय गुरु ने उससे वादा किया था कि अगर वह मेंग परिवार के मुखिया को ठीक कर दे तो ये सब बंद होने की उम्मीद है। उसने फिर पूछा,
क्या आप जानते हैं कि मेंग परिवार के मुखिया को कौन सी बीमारी है? लॉन ची ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक इसलिए है क्योंकि हम नहीं जानते कि यह इतना कठिन है। कई चौथी और 5वीं कक्षा के कीमियागर पहले आए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बता सकता है। फैंग चेन फिर चुप हो गया। एक पल के बाद उसने कहा, मैं पहले मेंग परिवार के मुखिया को देखना चाहता हूँ। लॉन ची की आंखें चमक उठी और उसने पूछा, अतिथि फैंग, क्या तुम मेंग परिवार के मुखिया को ठीक कर सकते हो? फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है, मुझे जानने से पहले इंतजार करना होगा और देखना होगा। कोई बात नहीं, मैं मिस्टर फैंग को वानिक्सिंग नीलामी घर में अतिथि के रूप में लाऊंगा। लॉन ची ने सिर हिलाया। उनके वानिक्सिंग नीलामी घर में अभी भी कुछ प्रतिष्ठा थी। धन्यवाद, फैंग चेन ने धन्यवाद दिया। आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है, मिस्टर फैंग, लॉन ची ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने डोंग जियान की ओर देखा जो अभी भी खा रहा था और उत्सुकता से पूछा, ये कौन है? जब डोंग जियांग ने सुना कि उसका उल्लेख किया जा रहा है, तो उसने तुरंत अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और घबरा गई। वह नहीं जानती थी कि उसका भविष्य कैसा होगा और वह केवल फैंग चेन को दयनीय दृष्टि से देख सकती थी। फैंग चेन ने डोंग जियांग को देखा और कहा, उसका नाम डोंग जियांग है और उसके रिश्तेदार चले गए हैं। यदि संभव हो तो एल्डर लॉन्ग, कृपया किसी को उसकी देखभाल करने के लिए यूचेंग वानिक्सिंग भेजने की व्यवस्था करें। मैं यह मामला निपटाने के बाद वापस जाऊंगा और इससे निपटूंगा। लॉन ची ने सिर हिलाया। यह आसान है। मेंगुआ शहर में भी वानिक्सिंग शाखा है। मैं किसी को मिस डोन को वापस लाने के लिए भेजूंगा। धन्यवाद, एल्डर लॉन्ग। फैंग चेन ने उसे धन्यवाद दिया और फिर डोंग जियांग से कहा, आप पहले यूचेंग जाएं, फिर मैं आपको ढूंढूंगा। अच्छा, डोंग जियांग ने धीरे से सिर हिलाया। दरअसल वह फैंग चेन को छोड़ना नहीं चाहती थी। अपने रिश्तेदारों की मौत के बाद वह फैंग चेन पर निर्भर हो गई थी जिसने उसे बचाया था। लेकिन उसे डर था कि उसकी हठधर्मिता फैंग चेन के असंतोष का कारण बनेगी। फैंग चेन को डोंग जियांग के दिल में डर दिख रहा था। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। हाँ, फैंग चेन की कोमल अभिव्यक्ति को देखकर डोंग जियांग का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। डोंग जियांग के मामले से निपटने के बाद फैंग चेन ने कहा, चलो मेंग के घर चलते हैं। मेंगुआ शहर के पहले परिवार के रूप में मेंग परिवार शहर के केंद्र में स्थित है। यह एक विशाल महल की तरह है और इसकी शानदार और राजसी इमारतें लोगों को विस्मय में देखने पर मजबूर करती हैं। फैंग चेन और अन्य 2 लोग मेंग परिवार के गेट पर पहुंचे और गार्डों ने उन्हें रोक दिया। गार्ड ने उन्हें घूरते हुए पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? लॉन ची ने आगे बढ़कर वानिक्सिंग नीलामी घर का अतिथि टोकन निकाला। मैं वानिक्सिंग नीलामी घर का दूसरे दर्जे का बुजुर्ग हूँ जिसका नाम लॉन ची है। आज मैंने एक मास्टर को आमंत्रित किया है जो मास्टर मेंग की बीमारी को ठीक करने में सक्षम हो सकता है। यहाँ एक और आ रहा है। ये देखकर गार्ड बड़बड़ाया। अब उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले 2 महीनों में अनगिनत चिकित्सा संत, चिकित्सा देवता और चिकित्सा अमर लोग आ चुके हैं और यहाँ तक कि 2 5वीं श्रेणी के कीमियागर भी आ चुके हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश खाली हाथ लौट आए हैं। हालांकि दूसरी पार्टी वानिक्सिंग नीलामी घर से है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सम्मानजनक गार्डों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं किसी को रिपोर्ट करने के लिए भेजूंगा। धन्यवाद, लॉन ची ने सिर हिलाया। गार्ड ने किसी को सूचना देने के लिए भेजा और लगभग 1 कप चाय पीने के बाद वह वापस आया और बताया, महान बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। लॉन ची ने उसे फिर से धन्यवाद दिया और फिर गार्डों के मार्गदर्शन में मेंग परिवार में प्रवेश किया। लंबे और व्यस्त गलियारे से गुजरने के बाद आप एक शानदार ऊंचे मंच वाले लॉबी में पहुंचेंगे। फैंग चेन ने पाया कि हॉल में केवल वे ही नहीं थे, बल्कि अन्य लोग भी थे। इस समय हॉल में 2 लोग बैठे थे, एक बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की। बूढ़े आदमी की दाढ़ी बहुत लंबी थी, जो उसके शरीर की आधी लंबाई के बराबर थी। वह बर्फ की तरह बिना धूल के जमीन पर गिरी हुई थी, जिससे लोगों को अमर होने का एहसास होता था। लड़की लगभग 16 या 17 साल की थी। उसका चेहरा अंडाकार था, वह सुंदर और आकर्षक थी तथा उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थी। सबसे आकर्षक बात यह है कि उसकी छाती पर एक कांस्य बिल्ला है और वह वास्तव में एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर है। गार्ड ने बूढ़े व्यक्ति के प्रति बहुत सम्मान दिखाया और कहा, मास्टर लिन युआन, ये कुछ लोग परिवार के मालिक का इलाज करने के लिए यहाँ आए हैं। कृपया यहाँ एक पल प्रतीक्षा करें, महान बुजुर्ग जल्द ही यहाँ आएंगे। बूढ़े आदमी, मास्टर लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया।
लेकिन उसके बगल में बैठी युवा लड़की ने असंतुष्ट होकर कहा, मुझे लगता है कि मेन परिवार बहुत घमंडी है। हम मेन परिवार के मुखिया से मिलने आए हैं और वे हमें यहीं छोड़कर जा रहे हैं। मेरे गुरु 5वीं श्रेणी के कीमियागर हैं। गार्ड ने असहाय होकर कहा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, महान बुजुर्ग शीघ्र ही यहाँ आएंगे। मेन परिवार हाल ही में शांत नहीं रहा है। इसके अलावा बहुत से लोग डॉक्टर को दिखाने आए हैं, लेकिन वे सभी खाली हाथ लौटते हैं। धीरे धीरे मेन परिवार के शीर्ष प्रबंधन ने आत्मविश्वास खो दिया है। अब चून के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी यू परिवार के पास चले गए हैं, मेन परिवार में थोड़ी अराजकता है। केवल सबसे बड़े बुजुर्ग ही परिवार को सहारा दे रहे हैं, जो बीमार हैं। जिंगयंग, लिन युआन ने लड़की जिंगयंग को डांटा। हालांकि जिंगयंग मेन परिवार के व्यवहार से असंतुष्ट थी, लेकिन वह चुप रह सकती थी। इसके बाद गार्ड ने राहत की सांस ली और चला गया। यह मास्टर लिन युआन निकला। मैंने लंबे समय से आपके महान नाम के बारे में सुना है। लॉन्ची ने लिन युआन को थोड़ा सा झुकाया। दिव्य पूर्व क्षेत्र में 5वीं श्रेणी के कुछ ही कीमियागर थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उन्हें जानता था। लिन युआन ने लॉन्ची और बाकी 2 लोगों को देखा और पहचाना कि वे वानिकसिंग नीलामी घर से हैं। उसने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, क्या आप पैट्रियार्क मेन का भी इलाज करने आए हैं? लॉन्ची ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये हमें नहीं हूँ, ये फैंग किकिंग है। उन्होंने फैंग चेन का परिचय कराया जो उनके बगल में खड़े थे। ओह, लिन युआन ने उत्सुकता से फैंग चेन को देखा। नमस्कार, मास्टर लिन युआन। फैंग चेन ने एक जूनियर की तरह सिर झुकाया। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इतनी कम उम्र में अतिथि फैंग के पास कुलपति मेन को बचाने का कोई तरीका है? वह वास्तव में युवा और होनहार है। नहीं, नहीं, मैं बस इसे आजमाने आया हूँ, फैंग चेन ने विनम्रता से कहा। ये सुनकर जिंगयंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कोशिश करो। तुम्हें बस 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम नहीं जानते? उसने फैंग चेन को तिरस्कार से देखा और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। जिंगयंग, लिन युआन ने डांटा, लेकिन इस बार जिंगयंग ने निर्दयता दिखाई। मास्टर, इन लोगों के साथ विनम्र होने की क्या जरूरत है? वे यहाँ सिर्फ 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन के लिए आए थे और उम्मीद कर रहे थे कि वे भाग्यशाली होंगे। उनके लिए उन्हें बचाना एक सुखद आश्चर्य होगा और उन्हें न बचा पाना भी ठीक रहेगा, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हान बिंगक्सन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिंगयंग वास्तव में बहुत अनियंत्रित थी। उसने कहा, क्या तुम नहीं हो? जिंगयंग ने फैंग चेन और अन्य लोगों को और भी अधिक घृणा से देखा। उसने कहा, मेरे गुरु 5वीं श्रेणी के कीमियागर हैं, इसलिए उनके पास इन आध्यात्मिक पत्थरों की कमी नहीं है। वे यहाँ सिर्फ लोगों को बचाने के लिए आए थे और उनकी तुलना आप जैसे लोगों से नहीं की जा सकती जो प्रसिद्धि और धन के लालची हैं। ये कहते हुए वो गर्व से भरकर अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाए बिना न रह सकी। हान बिंगक्सन इतनी क्रोधित हुई कि वह हंसने लगी। आपको कैसे पता कि हम यहाँ प्रसिद्धि और धन के लिए हैं? जिंगयंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इससे इनकार करने का कोई फायदा नहीं है। हम नहीं जानते कि हमने तुम्हारे जैसे कितने लोगों को देखा है। ये कहने के बाद वह फैंग चेन को तिरस्कार से देखना नहीं भूली। फैंग चेन भी लगभग उसकी ही उम्र का है और उसे विश्वास नहीं होता कि फैंग चेन वास्तव में मेन परिवार के मुखिया को बचा सकता है। जिंगयंग, बस इतना ही काफी है, लिन युआन ने फिर डांटा, जिससे जिंगयंग की बोलती बंद हो गई। हालांकि उसने फैंग चेन को जो नजर दी वह अभी भी अहंकार से भरी थी। मुझे आप सभी से माफी चाहिए। मैं एक सीधा सादा व्यक्तित्व वाला शिष्य हूँ। कृपया मुझे माफ कर दें, लिन युआन ने माफी मांगते हुए कहा। हान बिंगक्सन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। लिन युआन के शब्दों का निस्संदेह मतलब था कि जिंगयंग सही थी। वे इसी कारण से यहाँ आए थे। जब वह कुछ कहने ही वाली थी तो फैंग चेन मुस्कुराया और बोला, मास्टर लिन युआन, आप बहुत विनम्र हैं। इस युवती ने जो कहा वह भी सच है। हर कोई आना चाहता है और अपनी किस्मत आजमाना चाहता है ना? अब इन लोगों से कुछ कहने का उसका दिल नहीं था। उन्हें जो सोचना है सोचने दो। अब सबसे महत्वपूर्ण काम मेन परिवार के मुखिया को बचाना था। लिन युआन ने आश्चर्य से फैंग चेन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे इतने सीधे तौर पर स्वीकार करेगा। दूसरी ओर जिंगयंग के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसा कि अपेक्षित था और उसने फैंग चेन को और भी अधिक घृणा से देखा। इस समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बगल के दरवाजे से अंदर आया और माफी मांगते हुए बोला, सभी को माफ करें, मैंने आपको बहुत देर तक इंतजार करवाया। यह एक मध्यम आयु का व्यक्ति था
जिसका शरीर गरिमा में, रूप रंग सुंदर और चेहरा धार्मिक था, किंतु उसका चेहरा थोड़ा पीला था, भाव भंगिमाएं बहुत क्षीण थी, आंखें लाल थी और वह बीमार था। उन्होंने खांसते हुए अपना परिचय दिया, मेरे साथी ताओवादी, मेरा नाम मेंग त्यानलिंग है, मैं मेंग परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग हूँ। फैंग चेन ने मन ही मन सोचा, वह मेंग्याओ के पिता हैं। नमस्कार महान बुजुर्ग मेंग। फिर सभी ने एक एक करके झुककर अपना परिचय दिया। फैंग चेन ने अपना असली नाम नहीं बताया, केवल इतना कहा कि वह वानिकसिंग नीलामी घर के अतिथि बुजुर्ग थे। मेंग त्यानलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिता से मिलने आने के लिए धन्यवाद। मेरे पिता अभी अभी जागे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आप सभी को आमंत्रित करने के लिए कहा है। कृपया मेरे पीछे आएं। फिर मेंग त्यानलिंग के नेतृत्व में फैंग चेन और अन्य लोग मेंग परिवार में गहराई तक गए। कई हवेलियों और गलियारों से गुजरने के बाद वे एक शयन कक्ष के दरवाजे पर पहुंचे। पिताजी, मास्टर लिन युआन और वानिकसिंग नीलामी घर ने आपसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। मेंग त्यानलिंग ने दरवाजे के बाहर कहा। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और एक नौकरानी ने आदरपूर्वक झुककर कहा, परिवार के मुखिया ने आपको आमंत्रित किया है। सभी लोग कृपया, मेंग त्यानलिंग ने कहा, और फिर सभी लोग एक साथ बेडरूम में प्रवेश कर गए। शयन कक्ष में ज्यादा लोग नहीं थे, केवल कुछ नौकरानियां थीं जो लोगों की देखभाल करती थीं और एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो दिखने में खुरदुरा और शरीर में मजबूत था। बिस्तर पर एक सफेद बालों वाला और दुबला पतला बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और पीला पड़ गया था, उसकी आंखें खाली और थकी हुई थीं, और वह बीमारी से परेशान था। यह मेंग परिवार का आधार था, परिवार का मुखिया मेंग त्यानहुआन। फैंग चेन के चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसके सामने खड़ा आदमी उसके मालिक का पुराना दोस्त था। बचपन में वह उससे 2 बार मिल चुका था। उस समय मेंग त्यानहुआन बहुत मजबूत और लाल था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही वर्षों में वह बन जाएंगे जो वह आज हैं। मेंग त्यानहुआन ने भी देखा और अपना चेहरा फैंग चेन और अन्य लोगों पर घुमाया, लेकिन वह फैंग चेन को नहीं पहचान पाया। आखिरकार उस समय फैंग चेन बहुत छोटा था और अब उसका रूप बहुत बदल गया है। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए लिन युआन से कहा, माफ कीजिए मास्टर लिन, मैं आपके साथ शराब नहीं पी सकता। वे दोनों पुराने परिचित हैं, यही वजह है कि लिन युआन व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए थे। लिन युआन ने मेंग त्यानहुआन की उपस्थिति देखी, उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। मास्टर मेंग, साथ में पीने का मौका मिलेगा। आओ, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास इसका इलाज करने का कोई तरीका हो। उसके बाद वह मेंग त्यानहुआन के सामने चला गया। मेंग त्यानहुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, यह मेरी एक पुरानी समस्या है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इतना कहकर उसने फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लिन युआन ने मेंग त्यानहुआन की कलाई पकड़ ली और अपनी आध्यात्मिक भावना से उसके शरीर का परीक्षण किया। चारों ओर सन्नाटा था और हर कोई लिन युआन के अन्वेषण को प्रभावित करने से डर रहा था। मेंग त्यानलिंग और वह असभ्य आदमी उम्मीदों से भरे हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि लिन युआन समस्या को देख सकेगा, कम से कम उन्हें और अधिक उम्मीद दे सकेगा। लेकिन एक धूपबत्ती के बाद लिन युआन ने उसका हाथ छोड़ दिया और चुप हो गया। लेकिन उसके उदास चेहरे से हर कोई समझ सकता था कि वह असफल हो गया है। मेंग त्यानलिंग ने निराशा व्यक्त की, लेकिन जल्द ही सामान्य हो गया। उन्होंने इस तरह की अनेक असफलताओं का अनुभव किया था और वे लंबे समय से इनके आदी हो चुके थे। मेंग त्यानहुआन निराश नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया और कहा, मास्टर लिन, आपको ऐसा क्यों करना है? यह एक पुरानी समस्या है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लिन युआन ने हल्की सी आह भरी और कहा, ये बीमारी बेहद अजीब है। मैं इसके अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा सकता कि यह कहाँ है। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि यह बीमारी थोड़ी बुरी और भयावह है। मेंग त्यानलिंग ने कहा, मास्टर लिन युआन सही है, और इससे पहले आए मास्टर्स ने भी यही बात कही थी, लेकिन कोई भी सुराग नहीं देख सकता है। दवा और गोलियों का उपयोग करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिंगयंग ने कहा, यहाँ तक कि मेरे स्वामी भी इसे नहीं देख सकते, मुझे डर है कि शेंडोंग्यू में कोई भी इसे नहीं देख सकता। मेंग त्यानलिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, और मेंग परिवार के अन्य लोग भी असंतुष्ट थे। जिंगयंग, लिन युआन ने डांटा। जिंगयंग जानती थी कि उसके शब्द थोड़े ज्यादा थे, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वह गलत थी। वह बीमारी जिसे उसका मालिक भी नहीं देख सका, उसे शेडोंग्यू में केवल 6ठी कक्षा का मालिक ही देख सकता था। मुझे कोशिश करने दो। अचानक एक आवाज सुनाई दी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया।
सबने देखा तो पता चला कि बोलने वाला व्यक्ति फैंग चेन था। तब सभी को एहसास हुआ कि वानिकसिंग ने भी किसी को भेजा था। जब जिंगियंग ने देखा कि फैंग चेन ने कहा कि वह कोशिश करना चाहता है, तो उसने तुरंत तिरस्कारपूर्वक कहा, यहाँ तक कि मेरे मालिक भी मेंग परिवार के मुखिया की बीमारी नहीं देख सके, क्या आप देख सकते हैं? यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। फैंग चेन ने उसे अनदेखा कर दिया और मेंग तियानहुआन की ओर देखा। मेंग तियानहुआन ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि यह छोटा भाई कौन है? मेरा उपनाम फैंग है और मैं वानिकसिंग नीलामी घर का प्रथम श्रेणी का अतिथि हूँ। फैंग चेन ने कहा, प्रथम श्रेणी अतिथि? हर कोई हैरान था। वानिकसिंग नीलामी घर का प्रथम श्रेणी का अतिथि पाना इतना आसान नहीं है, जिसका अर्थ है कि फैंग चेन के पास कुछ ऐसा उत्कृष्ट होना चाहिए जिस पर वानिकसिंग ध्यान दे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फैंग चेन इतनी कम उम्र में वानिकसिंग का प्रथम श्रेणी का मेहमान बन गया है और उसका भविष्य उज्ज्वल है। लिन युआन ने फैंग चेन को देखा और पूछा, क्या आप ही एक कीमियागर हैं? हाँ, फैंग चेन ने इनकार नहीं किया। ग्रेड क्या हो? दूसरा ग्रेड। जब ये कहा गया तो हर कोई थोड़ा चौंक गया। हालांकि दूसरी कक्षा कम है, फैंग चेन युवा है। सबसे कम उम्र के सुप्रसिद्ध द्वितीय श्रेणी के कीमियागर अब 27 या 28 वर्ष के हैं। लिन युआन ने फिर पूछा, आप कितने साल के हैं, युवा मित्र? 17। सभी लोग हौंकने लगे। एक 17 वर्षीय द्वितीय श्रेणी का कीमियागर सचमुच एक दुर्लभ कीमिया प्रतिभा है। असंभव! जिंगियंग अविश्वास में चिल्लाया। वह 16 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी की कीमियागर बन गई थी, जो कि देवताओं के पूर्वी क्षेत्र में युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली है। फैंग चेन 17 साल की उम्र में द्वितीय श्रेणी की कीमियागर कैसे बन सकती है? इस दुनिया में ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता, जब तक कि तुम मेरे सामने दूसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत नहीं कर लेते। अन्यथा तुम कभी भी दूसरी श्रेणी के कीमियागर नहीं बन सकते। उसने कहा। हान बिंगक्सन ने व्यंग्य किया, आप कौन हैं? फैंग केकिंग को दूसरे दर्जे का कीमियागर बनने के लिए आपकी मंजूरी की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मैं कीमिया में शीर्ष प्रतिभाशाली हूँ। मैं यह नहीं कर सकता, वह कैसे कर सकता है? उसने फैंग चेन को घृणा और तिरस्कार से देखा। उसे ये भी विश्वास नहीं था कि देवताओं के पूर्वी क्षेत्र की कीमिया में कोई ऐसा भी था जिसके पास उससे ज्यादा प्रतिभा थी। सिर्फ इसलिए कि तुम यह नहीं कर सकती इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे भी ऐसा नहीं कर सकते। तुम सच में सोचती हो कि तुम बहुत बड़ी हस्ती हो? हान बिंगक्सन अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। आप? जिंगियंग का चेहरा गुस्से से भर गया था। जब से उसने कीमिया के रास्ते पर चलना शुरू किया था, तब से उसका कभी इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया गया था। जिंगियंग, बहुत हो गया, लिन युआन ने डांटा। हालांकि जिंगियंग अभी भी बहुत गुस्से में थी। उसने देखा कि उसका मालिक वास्तव में गुस्से में था, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकी, तुम काया हो, और फिर बोलना बंद कर दिया। मेरे दोस्त, मुझे सचमुच खेद है। लिन युआन ने माफी मांगी। ये ठीक है, फैंग चेन ने कहा। उसने शुरू से लेकर आखिर तक जिंगियंग को नजरअंदाज किया। ऐसे घमंडी व्यक्ति को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि दूसरा पक्ष सुनने को तैयार ही नहीं था। मेंग तियानलिंग ने झिझकते हुए फैंग चेन को देखा। हालांकि फैंग चेन युवा और होनहार था, लेकिन वह बहुत छोटा था। उन्होंने महसूस किया कि फैंग चेन को इसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह समय की बर्बादी होगी। लेकिन इस समय मेंग तियानहुआन बोला, उस स्थिति में फैंग केकिंग, मैं तुम्हें परेशान करूंगा। मेंग तियानलिंग दंग रह गया और बोला, पिताजी। मेंग तियानहुआन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, केकिंग फॉन्ग मेरे लिए एक डॉक्टर को देखने के लिए यहाँ आए हैं। मैं किसी को व्यर्थ में वहाँ कैसे जाने दे सकता हूँ? हमारे मेंग परिवार में मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। मेंग तियानलिंग ने एक पल सोचा और अंततः कुछ और नहीं कहा। अब अपने पिता की स्थिति को देखते हुए वह केवल एक जीवित घोड़ा चिकित्सक के रूप में ही मृत घोड़े का इलाज कर सकते हैं। मैं आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, फैंग केकिंग, मेंग तियानलिंग ने कहा। फैंग चेन ने थोड़ा सिर हिलाया और तुरंत मेंग तियानहुआन के बिस्तर पर आ गया। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो, जिंगियंग ने घृणा से कहा। फैंग चेन ने उसकी उपेक्षा की, धीरे से मेंग तियानहुआन की कलाई पकड़ ली और अपनी आध्यात्मिक चेतना से उसमें प्रवेश कर गया। जैसा कि लिन युआन ने कहा, मेंग तियानहुआन का शरीर बेहद अजीब था। ये स्पष्ट था कि उसके शरीर में सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन इसका स्रोत नहीं पाया जा सका। ऐसा लग रहा था जैसे मेंग तियानहुआन का शरीर ऐसा ही होना चाहिए था, जो एक विचित्रता को उजागर कर रहा था।
जैसे जैसे वह अपने शरीर की गहराई में जांच करता गया, फैंग चेन को अचानक एक परिचित आभा दिखाई दी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक समझ से खोज की और पाया कि यह डेंटियन की दिशा थी। डेंटियन के साथ कुछ गड़बड़ है, यह मूल कारण वही है। वह थोड़ा खुश हुआ और सीधे अपने दानतियन के पास चला गया। लिन तियानहुआन का दानतियान बहुत बड़ा था और यहाँ तक कि फैंग चेन भी इसे पूरी तरह से नहीं देख सकता था। इतना शक्तिशाली डेंटियन पहले ही ताओवाद के दायरे को पार कर उच्चतर दायरे में पहुंच चुका है। यही वह क्षेत्र है जिसे फैंग चेन भी अपना आदर्श मानता है। उसने अपने डेंटियन के चारों ओर खोजबीन की, लेकिन जिस बात ने उसे थोड़ा सा परेशान किया वह ये थी कि वह परिचित एहसास वास्तव में वहां था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह कहाँ है। पहचान है, पर पता नहीं कहाँ है। फैंग चेन गहरी सोच में पड़ गया और छठी कक्षा के कीमियागर का ज्ञान उसके दिमाग में कौंधता रहा। इस छठी कक्षा के कीमियागर का ज्ञान न केवल कीमिया में है, बल्कि औषधीय पदार्थों की प्रभावकारिता के बारे में भी उनकी अंतर्दृष्टि बहुत उच्च है। इस समय फैंग चेन ने उन सभी संभावनाओं को सूचीबद्ध किया जो ऐसी स्थिति को जन्म दे सकती थी। वह जल्द ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि जहर है। यह न केवल जहर है, बल्कि यह एक ऐसा जहर है जिसे केवल लंबे समय तक ही लिया जा सकता है। ये सिर्फ इतना है कि फैंग चेन अभी यह नहीं बता सकता कि यह किस तरह का जहर है, लेकिन उसके दिल में कुछ भरोसा है। अरे, क्या तुमने देखा? इस समय एक आवाज ने उसकी सोच को बाधित किया। फैंग चेन को होश आया और उसने पाया कि वह आधे घंटे से सोच रहा था, और अभी जो व्यक्ति बोला उसका नाम जिंगयंग था। जिंगयंग ने घृणा से कहा, यदि आप इसे नहीं देख सकते हैं तो यहाँ दिखावा मत करो। फैंग चेन ने उसे अनदेखा कर दिया और मेंग तियानहुआन की ओर देखा। मेंग तियानहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, फैंग के किंग, अगर आप इसे नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, आखिरकार आप अभी भी युवा हैं। मेंग तियानलिंग भी निराश दिखे, हालांकि यह अपरिहार्य था। फैंग चेन एक पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह कहना चाहिए या नहीं। जो व्यक्ति मेंग तियानहुआन को जहर दे सकता है, वह केवल मेंग परिवार के अंदर ही हो सकता है। अगर वह व्यक्ति यहाँ है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। उसने मेंग तियानहुआन का हाथ छोड़ दिया और उसकी जगह आवाज लगाई, मास्टर मेंग, मैं आपकी बीमारी देख सकता हूँ। मेंग तियानहुआन चौंक गया। फैंग चेन को बड़ी आंखों से घूर रहा था। उसकी थकी हुई आंखों में एक रोशनी चमक उठी और वह बहुत अधिक ऊर्जावान हो गया। फैंग चेन ने संदेश जारी रखते हुए कहा, या फिर आप बीमार नहीं हैं, बल्कि आपको जहर दिया गया है। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, यह विश्वास करते हुए कि मेंग तियानहुआन समझ जाएगा। मेंग तियानहुआन को स्वाभाविक रूप से समझ आ गया। पहले तो वह चौंक गया, लेकिन जल्द ही शांत हो गया, जैसे उसने कुछ सोचा हो। फिर वह चिल्लाया, ओल्ड थर्ड, पिताजी। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत जवाब दिया। वह मेंग तियानहुआन के तीसरे बेटे मेंग लोंगवे थे। जाओ, पूरे मेंग परिवार को नियंत्रित करो, किसी को भी मेंग परिवार से बाहर न जाने दो और किसी भी जानकारी को बाहर न आने दो, मेंग तियानहुआन ने कहा। मेंग लोंगवे चौंक गया और अन्य लोग भी दंग रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि मेंग तियानहुआन ने अचानक ऐसा क्यों किया। हाँ, लेकिन चूंकि यह उसके पिता का आदेश था, इसलिए मेंग लोंगवे को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने आदेश ले लिया और चला गया। मेंग तियानहुआन ने फिर फैंग चेन से कहा, अतिथि फैंग, अब आप बिना किसी चिंता के बोल सकते हैं। सभी चौंक गए और फैंग चेन की ओर देखने लगे। क्या उसने मेंग तियानहुआन की बीमारी देखी थी? फैंग चेन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मास्टर मेंग बीमार नहीं है, लेकिन एक दीर्घकालिक जहर है जो इसका कारण है। दीर्घकालिक जहर? जैसे ही यह कहा गया, हर कोई चौंक गया। ये कैसे संभव है? लिन युआन ने कहा, जहर और बीमारी एक नहीं है। अगर यह सचमुच जहर है तो मुझे इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। बस यही है। जिंगयंग को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। आप निश्चित रूप से यहाँ बकवास कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत सक्षम हैं। मास्टर मेंग, आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। मेंग तियानलिंग ने पूछा, अतिथि फैंग, ये किस प्रकार का जहर है? फैंग चेन ने जवाब दिया, जील जहर। ये किस प्रकार का जहर है, इसका पता मुझे अभी तक नहीं चल पाया है। तुमने बिना देखे ही कह दिया कि यह जहर है। अगर यह नकली नहीं है तो तुम और क्या कह सकते हो? जिंगयंग ने यह सुना और उसे यकीन हो गया कि फैंग चेन शेखी बघार रहा था। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम बस मास्टर मेंग और दूसरों को धोखा देना चाहते हो। मास्टर मेंग, कृपया इस आदमी को बाहर निकालो जिसके इरादे गलत हैं।
वह फैंग चेन को उजागर करने पर गर्व महसूस कर रही थी। मेंग तियानहुआंग ने इस बात पर 70% विश्वास किया, क्योंकि उसे बहुत समय पहले ही यह महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन उस समय वह पहले से ही गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि यह सच होगा। उन्होंने पूछा, क्या अतिथि फैंग जहर का पता लगा सकता है? मैं कर सकता हूँ, फैंग चेन ने कहा, बस जिस तरह से मैं इसका पता लगाना चाहता हूँ वह थोड़ा खास है। इसका पता लगाने के लिए मुझे जादुई ऊर्जा को चेतना में एकीकृत करने की आवश्यकता है। जब ये कहा गया तो सभी लोग दंग रह गए। जादुई ऊर्जा को चेतना में एकीकृत करने का ये किस प्रकार का ऑपरेशन है? फैंग चेन ने सिर हिलाया, मुझे संदेह है कि यह जहर शैतान से संबंधित है। मेंग तियानहुआन के शरीर में एक परिचित सांस थी और उसने शैतान की खेती की थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि जहर एक शैतान जहर था, जो एक बहुत ही आम जहर भी है। अन्य गुरु इसे नहीं देख सके, इसलिए नहीं कि वे नहीं देख सकते थे, बल्कि इसलिए कि वे शैतान साधक नहीं थे। केवल जादू का अभ्यास करने वाले लोग ही शैतान के प्रति इतने संवेदनशील होंगे। क्या ये खतरनाक है? मेंग तियानलिंग ने पूछा। हाँ, जब शैतान शरीर में प्रवेश करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं। यदि खतरा हो तो भी जांच करें। मेंग तियानहुआंग ने कहा, क्या मैं अपनी वर्तमान स्थिति में भी खतरे से डरता हूँ? हाँ, मेंग तियानलिंग अवाक रह गया। मेंग तियानहुआंग ने फैंग चेन से कहा कि किंग फैंग, आगे बढ़ो। भले ही कोई खतरा हो, मेरा मेंग परिवार तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। मेरे शब्द याद हैं। उसने यह अंतिम वाक्य मेंग तियानलिंग से कहा। हाँ, मेंग तियानलिंग ने असहायता से सिर हिलाया, ये जानते हुए कि उसके पिता का निर्णय बदला नहीं जा सकता। ठीक है, फैंग चेन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और तलवार दानव शरीर को सक्रिय कर दिया। अचानक एक शुद्ध राक्षसी ऊर्जा बाहर निकली और पूरा कमरा अचानक बढ़ती राक्षसी ऊर्जा से भर गया। सभी ने ठंडी हवा का सांस लिया और उनके हाव भाव बार बार बदल रहे थे। फैंग चेन से निकली राक्षसी ऊर्जा अत्यंत शुद्ध थी, मनुष्य द्वारा विकसित की जाने वाली ऊर्जा जैसी नहीं, बल्कि प्राकृतिक राक्षसी ऊर्जा जैसी थी। आप जानते हैं, मनुष्य साधना के लिए अधिक उपयुक्त हैं। राक्षसों की साधना में कम या ज्यादा अशुद्धियां होंगी, यही कारण है कि राक्षसों की साधना का जोखिम अधिक है। लेकिन फैंग चेन एक प्राकृतिक दानव प्रतिभा की तरह है। नहीं, वह शैतान है। फैंग चेन के तैयार होने के बाद उसने मेंग तियानहुआंग की कलाई फिर से पकड़ ली। उसी समय आत्मा दानव नेत्र खुल गया और मेंग तियानहुआंग के शरीर में देखा। इस बार की प्रविष्टि पिछली बार से अलग थी। पिछला शरीर टूटा हुआ, कमजोर, थका हुआ और मृत था। लेकिन इस बार शरीर के आसपास का क्षेत्र घृणित रक्त लाल से भरा हुआ था, पूरे शरीर को ढक रहा था, लगातार मेंग तियानहुआंग के शरीर के सार को खा रहा था। फैंग चेन ने हौंफते हुए कहा, अगर ये चीजें उसे पसंद नहीं आईं, तो वह निश्चित रूप से 3 दिनों से कम समय में मर जाएगा। मेंग तियानहुआंग अब तक कायम रहने में सक्षम है। ये कहना होगा कि इस क्षेत्र में शक्ति वास्तव में भयानक है। साथ ही फैंग चेन को यह भी पता था कि जहर इतना जहरीला क्यों था। वह वास्तव में एक ही समय में धैर्यवान और क्रूर है। ये जहर न केवल जीवन को निगलता है, बल्कि आत्माओं को भी निगलता है। इस व्यक्ति को मेंग परिवार के मालिक से इतनी नफरत होनी चाहिए कि वह इस जहर का इस्तेमाल करे। फैंग चेन मेंग तियानहुआंग के शरीर से बाहर निकला और उसका हाथ छोड़ दिया। फैंग के किंग, क्या तुम देख सकते हो कि जहर क्या है? मेंग तियानलिंग ने घबरा कर पूछा। फैंग चेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं बता सकता हूँ, यह एक शीर्ष स्तर का राक्षसी जहर है जिसे आत्मा निगलने वाला जहर कहा जाता है। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव उभर आए। वहां उपस्थित बहुत से लोगों को इस प्रकार के जहर के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह सब मनगढ़ंत है। ऐसा जहर कैसे हो सकता है? जिंगियंग ने फैंग चेन की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। किसी ने इसका खंडन नहीं किया क्योंकि उन्होंने इस जहर के बारे में कभी नहीं सुना था। मैं इस जहर को जानता हूँ। जब जिंगियंग फैंग चेन का पर्दाफाश करने वाली थी, तभी किसी ने बात की। जिंगियंग दंग रह गई और अविश्वास से उस व्यक्ति की ओर देखने लगी जो बोल रहा था। ये बात कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका स्वामी लिन युआन था। लिन युआन ने कहा, यह जहर मेरे क्षेत्र से नहीं, बल्कि निचले क्षेत्र से है। हालांकि यह जहर शक्तिशाली है, लेकिन इसका असर होने में बहुत लंबा समय लगता है। जहर जितना शक्तिशाली होगा, उतना ही अधिक समय लगेगा। उसने बिना कुछ कहे मेंग तियानहुआंग को देखा।
केवल उसका परिवार ही लंबे समय तक ऐसा कर सकता था। डिंग शान। मेंग तियानलिंग मूर्ख नहीं था, वह लिन युआन की बात सुनते ही तुरंत समझ गया। और जिस डिंग शान का उन्होंने उल्लेख किया वह मेंग डिंग शान था, जो मेंग परिवार का दूसरा सबसे बड़ा और मेंग तियानहुआन का दूसरा बेटा था। वह मेंग तियानहुआन की साधना के लिए आवश्यक अमृत का प्रभारी है। उसके अलावा जो लंबे समय तक जहर दे सकता है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। मेंग तियानहुआन ने भी गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि वह संभवतः उसका बेटा था। लेकिन अभी इससे निपटने का समय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात मेंग तियानहुआन को बचाने में सक्षम होना है। चूंकि आप दोनों इस बीमारी के बारे में जानते हैं, तो हमें इसका इलाज कैसे करना चाहिए? मेंग तियानलिंग ने उम्मीद से पूछा। लिन युआन ने एक लंबी सांस ली और कहा, इस जहर का इलाज करना बेहद मुश्किल है। केवल पौराणिक स्वर्ग और पृथ्वी का इलाज करने वाला अमृत ही इसे ठीक कर सकता है। लेकिन यह एक छठे स्तर का अमृत है जिसे केवल छठे स्तर के कीमियागर द्वारा ही परिष्कृत किया जा सकता है। ये सुनकर मेंग तियानलिंग का दिल फिर से बैठ गया। इस तरह उसके पिता अभी भी मौत से नहीं बच सके। लेकिन जब सभी लोग निराश थे, तो फैंग चेन ने कहा, एक और रास्ता है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। फैंग के किंग, आप क्या कर सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेंग तियानलिंग ने उत्साह से पूछा। फैंग चेन ने कहा, एक है। आपको छठे स्तर के अमृत की जरूरत नहीं है, केवल तीसरे स्तर के अमृत की जरूरत है। क्या तीसरा स्तर पर्याप्त है? सभी लोग अविश्वास से फैंग चेन की ओर देखने लगे, ये सोचकर कि वह मजाक कर रहा है। कि किंग फोंग, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, मेंग तियानलिंग ने कहा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास एक गोली है, जिसे जहर स्थानांतरण दानव गोली कहा जाता है, जो मेंग परिवार के स्वामी के जहर को दानव साधक में स्थानांतरित कर सकती है। हालांकि इसे पूरी तरह से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, लेकिन 1/3 से अधिक पर्याप्त है। अन्य दानव जहरों के लिए ये पर्याप्त होगा। फैंग परिवार का मुखिया इसे स्वयं परिष्कृत कर सकता है। ताओवादी क्षेत्र से ऊपर के शक्तिशाली लोगों द्वारा जहर दिया जाना इतना आसान नहीं है। अगर जहर को बहुत ज्यादा छिपाया नहीं गया है, तो हमला करते ही व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। अन्यथा अगर मेंग तियानहुआन को पहले ही पता चल जाए, तो वह इसे आसानी से खत्म कर सकता है। ठीक है। मेंग तियानहुआन और मेंग तियानलिंग बहुत खुश थे। तीसरे स्तर के अमृत को मेरे गुरु द्वारा आसानी से परिष्कृत किया जा सकता है। इस समय जिंगयंग ने कहा। जब हान बिंगक्सन ने ये सुना, तो उसने गुस्से से कहा, क्या तुम सारा श्रेय छीनना चाहती हो? जिंगयंग ने स्वाभाविक रूप से कहा, हमारे शोधन का श्रेय स्वाभाविक रूप से हमारा है। इसके अलावा क्या वह तीसरे स्तर के अमृत को परिष्कृत कर सकता है? ये बात बोलते हुए वह गर्वित दिखी। आप। हान बिंगक्सन गुस्से में थी, उसने कभी इतना बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा था। जिंगयंग, बस इतना ही काफी है। लिन युआन ने डांटा, यह मेंग परिवार के नेता को बचाने के लिए है, श्रेय लेने के लिए नहीं। जिंगयंग ने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि श्रेय दिया जाना चाहिए, और मैं गलत नहीं हूँ। अब केवल मास्टर ही इस अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। उसने फैंग चेन की ओर देखा और कहा, क्या तुमने सुना? तुम जल्दी से दवा का पर्चा क्यों नहीं निकाल लेते? फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार है? जिंगयंग ने उसे बार बार उकसाया, और वह सचमुच सोचती थी कि वह मूर्ख है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मेरे गुरु 5वीं कक्षा के कीमियागर हैं। ये सुनकर जिंगयंग आग बबूला हो गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, आप केवल अपने स्वामी पर ही भरोसा कर सकते हैं कि वह बाहर घमंडी और दबंग रहेगा। एक दिन आपको अपने बर्बर और दबंग व्यवहार के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जिंगयंग और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसे अपने पूरे जीवन में कभी इस तरह से अपमानित नहीं होना पड़ा था। जिंगयंग, चुप रहो। ये देखकर कि जिंगयंग अभी भी बोलना चाहती थी, लिन युआन ने उसे फिर से डांटा। मास्टर, मैंने जो कहा वह सही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी तीसरे स्तर के अमृत को परिष्कृत कर सकता है? जिंगयंग को लगा कि वह सही थी। फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, किसने कहा कि मैं तीसरे स्तर के अमृत को परिष्कृत नहीं कर सकता, और केवल मैं ही इन तीसरे स्तर के अमृत को परिष्कृत कर सकता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा दर्शक फिर से चौंक गया। मेंग तियानलिंग ने आश्चर्य से फैंग चेन को देखा। क्या फैंग के किंग ने जो कहा वह सच है? फैंग चेन ने सिर हिलाया।
इस अमृत में लगातार राक्षसी ऊर्जा का इंजेक्शन लगाना होगा, अन्यथा यह आकार नहीं ले पाएगा। केवल राक्षसी कीमियागर ही इसे परिष्कृत कर सकते हैं। जब लिन युआन ने ये सुना तो उसने भी कहा, मैंने भी इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे आज उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने फिर से फैंग चेन की ओर देखा, लेकिन छोटे दोस्त फैंग, क्या तुम वास्तव में तीसरे स्तर को परिष्कृत करने में सक्षम हो? क्या तुम दूसरे स्तर के नहीं हो? फैंग चेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले ये दूसरी कक्षा थी, लेकिन अब ये तीसरी कक्षा हो सकती है। अब जबकि उसकी शक्ति अर्जित क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है, उसकी मानसिक शक्ति जनजात क्षेत्र के लोगों की तुलना में और भी अधिक मजबूत है, और तीसरे स्तर के अमृत के साथ कोई समस्या नहीं है। सभी लोग चौंक गए और फिर उनकी सांसें थम गईं। क्या ये हो सकता है कि फैंग चेन, जो केवल 17 साल का है, पहले से ही तीसरी कक्षा का कीमियागर है? क्या ये संभव है कि मैंने पहले ग्रेड 2 का उल्लेख सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता था? असंभव, जिंगियम चिल्लाए, वह तीसरी श्रेणी का आदमी कैसे हो सकता है? ये निश्चित रूप से नकली है, ये निश्चित रूप से नकली है। मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगी, भले ही मैं उसे पीट कर मार डालूं। फैंग चेन, जो उससे 1 साल बड़ी है, वास्तव में तीसरी कक्षा की कीमियागर है। शेन डोंगयू, उससे ज्यादा दुष्ट कोई नहीं है। फैंग चेन ने उसे अनदेखा कर दिया और मेंग तियानलिंग से कहा, मास्टर मेंग, कृपया मेरे लिए कुछ सामग्री तैयार करें। तभी मेंग तियानलिंग को होश आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, कृपया बोलें। फैंग चेन ने उसे आवश्यक सभी औषधीय सामग्री बताए। मेंग तियानलिंग ने उन्हें एक एक करके लिखा और फिर खुद ही यह काम करने चला गया। जब जिंगियंग ने देखा कि फैंग चेनली ने उसे नजरअंदाज कर दिया है, तो वह इतनी क्रोधित हुई कि उसने अपने दांत पीस लिए। लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि मन ही मन उपहास करते हुए कहा, जब तुम इसे सुधारने में असफल हो जाओगे तो देखना मैं तुम्हारा कैसे मजाक उड़ाऊंगी। लिन युआन ने भी उत्सुकता से फैंग चेन को देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि फैंग चेन इतनी कम उम्र में तीसरी कक्षा का कीमियागर था। आखिरकार, फैंग चेन बहुत छोटा है, और अगर वह सच्चा है तो वह बहुत दुष्ट होगा। लेकिन ऐसा है या नहीं, मेरा मानना है कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा। मेंगजिया के लिए, जब तक ये विलुप्त नहीं हो जाता, लगभग सब कुछ पाया जा सकता है। यद्यपि फैंग चेन की सामग्री ढूंढना कठिन था, लेकिन मेंग परिवार के लिए यह आसान था। सिर्फ 1 घंटे में मेंग तियानलिंग गुस्से में वापस आया और चिल्लाया, मैंने उन सभी को ढूंढ लिया। वह सारी सामग्री फॉन चेन के पास ले आया और पूछा कि किंग फॉन, मुझे नहीं पता कि ये सामग्री अच्छी है या नहीं। फैंग चेन ने इसे स्कैन किया और पाया कि ये सभी औषधीय सामग्रियां उच्च श्रेणी की थीं और इनकी 1 से अधिक खुराकें थीं। इसके अलावा यहाँ पीले रंग की 5वीं स्तर की कीमिया भट्ठी भी है। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, कोई समस्या नहीं, चलो सीधे शोधन शुरू करते हैं। तो क्या हमें कीमिया कक्ष तैयार करने की आवश्यकता है? नहीं, समय कम है, यहीं पर इसे परिष्कृत करो। 5वीं श्रेणी से नीचे की गोलियों के लिए कीमिया कक्ष की आवश्यकता नहीं होती है तथा उन्हें कीमिया भट्टी में परिष्कृत किया जा सकता है। मेंग तियानहुआन की स्थिति से जितनी जल्दी निपटा जाए उतना ही बेहतर है। अगर इसमें देरी हुई तो इससे और भी परेशानी होगी। हर कोई चौंक गया। फैंग चेन सबके सामने अमृत को परिष्कृत करने की योजना बना रहा था। अच्छा, मेंग तियानलिंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया और वही भी समझ गया कि समय बीत रहा था। शयन कक्ष बहुत बड़ा है, उसमें कीमिया भट्टी के लिए पर्याप्त जगह है। फैंग चेन विनम्र नहीं था। सामग्री को छांटने के बाद उसने गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम तीसरे स्तर को कैसे परिष्कृत कर सकते हो। जिंगियंग ने अपने दिल में क्रूरता से कहा। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि फैंग चेन वास्तव में एक तीसरे स्तर का कीमियागर था। न केवल उसे, बल्कि अन्य लोगों को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि फैंग चेन बहुत छोटी थी। सभी की प्रश्नवाचक निगाहों के सामने फैंग चेन ने गोली की भट्टी जलाई और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। विष दानव गोली, एक तीसरे स्तर की आध्यात्मिक गोली। सबसे महत्वपूर्ण बात स्वाभाविक रूप से राक्षसी ऊर्जा है। अतः इस गोली में मौजूद राक्षसी ऊर्जा अत्यंत समृद्ध और शुद्ध होनी चाहिए, अन्यथा यह विफल हो जाएगी। लेकिन फैंग चेन एक इंसान नहीं है। तलवार दानव के शरीर के साथ उसकी राक्षसी ऊर्जा की शुद्धता अन्य राक्षस साधकों की तुलना में तुलनीय नहीं है। उसने एक एक करके औषधियों को गोली भट्टी में फेंका और साथ ही साथ राक्षसी ऊर्जा को गोली भट्टी में भेजा। पूरी गोली भट्टी से लाल ज्वाला प्रज्वलित हुई, जो बेहद अजीब थी।
गोलियों को परिष्कृत करने का ऐसा तरीका देखकर लिन युआन भी थोड़ा हैरान हुआ। ये पहली बार था जब उसने किसी दानव की गोली को परिष्कृत करने का दृश्य देखा था। आप जानते हैं, राक्षस साधक मूलतः कीमिया के मार्ग का अनुसरण नहीं करते, क्योंकि साधारण साधकों की तुलना में राक्षस साधकों को कीमिया के मार्ग में प्रवेश करना अधिक कठिन लगता है। लेकिन उसके सामने खड़ा फैंग चेन वही राक्षस साधक निकला जिसे टेलीपोर्ट किया जा रहा था। यदि वह वास्तव में तीसरे स्तर के अमृत को परिष्कृत कर लेता, तो संभवतः ये पूरे शेंडोंग क्षेत्र की कीमिया दुनिया में सनसनी पैदा कर देता। फैंग चेन ने राक्षसी ऊर्जा संचारित करते हुए ज्वाला को नियंत्रित किया, और उनकी शोधन विधि अत्यंत साधारण थी, जिसमें कोई विशेष विशेषता नहीं थी। इस पर जिंगिंग ने फिर से उपहास किया, आप इसे कीमिया कहते हैं, इसमें कोई उत्कृष्ट विशेषता नहीं है, ये साधारण है और निश्चित रूप से विफल हो जाएगा।